सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navedir again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So जो हमारा आरसी का सिलेबस था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंक्रीट एज वेल एज आरसीसी। तो हमारा जो कंक्रीट का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम आरसीसी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट इसमें हम कुछ जो बेसिक है आरसी का उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है जो हमारा कंक्रीट है वो जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। ये हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी डिटेल से डिस्कस किया। प्लान सीमेंट कंक्रीट सिंपली नॉन एज पीसीसी, इसका यूनिट वेट होता है 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सिंपली नॉन एज आरसीसी, जिसका यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्विंचिंग। क्विंचिंग किसको कहते हैं? ग्रेजुअल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ स्टील ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड क्विंचिंग। जब भी हम स्टील को ग्रेजुअल हीट और कूल करें ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको हम कहते हैं क्विंचिंग। उसके बाद अब आपको पता है कि हमारे पास स्टील जो है एंशिएंट टाइम में जो यूज किया जाता था, हमारे पास होता था माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या होता था कि ये राउंड बार्स की हमारे पास शेप में अवेलेबल होता था। इसके साथ जो कंक्रीट का बॉन्ड जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता था एज कम्पेयर टू HYSD बार, जिसको हम हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं HYSD बार्स आर द मॉडिफिकेशन ओवर द माइल्ड स्टील बार्स। तो पहले हम देखें हमारे पास HYSD बार्स क्या होते हैं। दे शुड कंफर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1786-1985। हमारे पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार्स, इनमें क्या होता है कि ये प्लान नहीं होते हैं, बाहर से रिंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ये आपको पता ही है। इसमें ये जनरली तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। TMT जिसको हम थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स कहते हैं, TMX थर्मेक्स पावर्ड स्टील बार्स, ये जर्मन कंपनी इनको मैन्युफैक्चर करती है। TC टेम्पाकोर स्टील बार्स, इनको बेल्जियम कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जो है दे शुड कन्फर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड 432 पार्ट फर्स्ट। ये हमारे पास जनरली राउंड बार से अवेलेबल होते हैं, मतलब इनके बाहर से रिंग्स नहीं होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कार्बन परसेंटेज दे आर मोर डक्टाइल बट विद लो स्ट्रेंथ। तो इनमें जो होती है परसेंटेज ऑफ कार्बन अप टू 5% तक होती है। तो उसके हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से ये डक्टिलिटी तो इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हम कार्बन स्टील में ऐड करेंगे उतनी डक्टाइल होगा, लेकिन स्ट्रेंथ कम होगी। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड स्ट्रेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। By decreasing the percentage of carbon we can get high strength steel grades but with low ductility। तो वही पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जितना अगर हम कार्बन की कंसंट्रेशन कम करेंगे हमारी स्ट्रेंथ ऑफ स्टील तो बढ़ती जाएगी, लेकिन डक्टिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारे पास जो सिलेबस में था डिजाइन फिलॉसफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। डिजाइन फिलॉसफी का मतलब होता है कि जो हम आरसीसी को डिजाइन करते हैं, जैसे हमारे पास बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए, कोई भी स्ट्रक्चर ले लो आप, आरसीसी का स्लैब है, तो उन चीज़ों को हम कितने मेथड से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जनरली 3 मेथड आते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आरसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आता है, अल्टीमेट लोड मेथड आता है और लिमिट स्टेट मेथड आता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अगर आजकल के टाइम में यूज़ किया जाता है हमारे पास है लिमिट स्टेट मेथड। अब यहाँ पे अगर आपको फ्लो डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसी होती है बिल्कुल। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट तक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट तक क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो इस मेथड में इस पोर्शन में जो एप्लीकेबल है डेट इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा सिर्फ किस पॉइंट तक एप्लीकेबल है, इलास्टिक पॉइंट तक ही एप्लीकेबल है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम के 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इलास्टिक पार्ट, नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्लास्टिक पार्ट, और लास्ट आ गया हमारे पास कोलैप्स। फर्स्ट मेथड हमारे पास जो WSM है, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इट्स एप्लीकेबल ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ULM अल्टीमेट लोड मेथड, ये हमारे पास एप्लीकेबल है कोलैप्सिबल पार्ट ऑफ जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम है। तो ये जो LSM है, लिमिट स्टेट मेथड, इट इज इन बिटवीन ULM एंड WSM। तो नीचे हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये डायग्राम यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम सर्विसेबिलिटी मेथड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विसेबिलिटी मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड भी इसको हम कहते हैं, लीनियर इलास्टिक मेथड भी कहते हैं। तो इसके 4 नाम आ गए यहाँ पे हमारे पास, सर्विसेबिलिटी मेथड, मॉडुलर रेशियो मेथड और लीनियर इलास्टिक मेथड। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट ओनली यूजेज द लीनियर पार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। अब देखो यही बात इसने बताई कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम का लीनियर पार्ट है ये सिर्फ उसी पॉइंट तक एप्लीकेबल है, उसके बाद ये मेथड फेल हो जाता है। इसके बाद हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। अब जो हमारे पास मॉडुलर रेशियो होता है, मॉडुलर रेशियो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, FS/FC, या सिंपली आप कह सकते हो 280/3 सिग्मा
CBC. It is generally used for the design of water retaining structures and masonry structure. सबसे most important and first point सिर्फ इसका है कि it is the only method which can be used for the design of water retaining structures. कि सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही हम क्या करते हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स को डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पे इम्पैक्ट ऑफ वाटर काफी ज्यादा होता है। तो इसका लिमिटेशन ये है कि इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे उसकी थिकनेस जो है बहुत ज्यादा डिजाइन होती है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। तो बाकी मेथड से, जैसे हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड हो गया, ULM मेथड हो गया, अल्टीमेट लोड मेथड, उनसे अगर हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं तो उनसे उसमें क्या होता है, क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। जहां भी हम मास कंक्रीटिंग यूज करते हैं, डैम्स हो गए आपके पास या कोई भी ऐसा वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। अब इसकी लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक एप्लीकेबल है। इसमें जो स्ट्रक्चर्स हम डिजाइन करते हैं WSM से आर अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल ये होते हैं क्योंकि वो थिकनेस उनकी काफी ज्यादा डिजाइन होती है, तो उसकी वजह से ये अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं। इट यूजेस सेम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। ये क्या करता है, सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करता है डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए। आगे मैं आपको ये चीजें बता दूंगा कि किस लोड कंडीशन के लिए कितनी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें लेनी पड़ती है। इट डजंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इट डजंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन दैट इज क्रीप एंड श्रिंकेज। क्रीप होती है, श्रिंकेज होती है, जो भी कंक्रीट्स में अकर होती है, तो इनके बारे में भी हमारे पास WSM कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ WSM। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास अल्टीमेट लोड मेथड, जिसको हम लोड फैक्टर मेथड भी कहते हैं। सिंपली इसको हम ULM से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलैप्स मेथड एज इट यूजेस द कोलैप्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। इसी पार्ट के लिए एप्लीकेबल है। जो हमारा WSM था वो सिर्फ इलास्टिक पॉइंट तक एप्लीकेबल था, इसलिए हम इसको इलास्टिक मेथड भी कहते हैं। ये एप्लीकेबल कहाँ है, जो कोलैप्सिबल पार्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम, दैट इट फुलफिल्स द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो जो भी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था स्ट्रक्चर का, उसको तो ये फुलफिल कर लेता है, लेकिन इससे स्ट्रक्चर जो है और बाकी प्रॉब्लम उसमें अकर आ जाती है, वो नीचे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इट यूजेस द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द डायग्राम। अब ये क्या करता है कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम का, उसकी फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करता है। दिस इज द ओनली मेथड विच यूजेस द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डिजाइन है एज कंप्यूटर, अगर हम देखेंगे WSM, जो हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि इट डजंट इंडिकेट द रीजन फॉर फ्लक्चुएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। जो भी फ्लक्चुएशन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में आती हैं, उसके लिए ये कोई सॉलिड रीजन इंडिकेट नहीं करते हैं। जो हम मेंबर्स इससे डिजाइन करते हैं, मेंबर्स डिजाइन बाय दिस मेथड्स आर हाईली अनसर्विसेबल। अब देखो, कोई भी अगर हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें आप याद रखना है। एक तो उसमें सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए, और एक वो क्या होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ। ये दो चीजें जिसमें फुलफिल होंगी तो समझो वो एक बेस्ट स्ट्रक्चर है। तो जो WSM है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उससे जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते थे, जो हमारे पास ये सर्विसेबिलिटी वाला पार्ट था, वो उससे बिल्कुल हमें मिल जाता था, स्ट्रक्चर हमारा सर्विसेबल हो जाता था, लेकिन उससे स्ट्रेंथ जो हमारी उतनी नहीं मिल पाती थी जितनी हमें रिक्वायर्ड होती थी। अब जो ULM मेथड है, अल्टीमेट लोड मेथड या लोड फैक्टर मेथड, इससे हमारे पास स्ट्रेंथ फुल मिलती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है अनसर्विसेबल स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। तो इन दोनों चीजों के बीच में हमने एक मेथड निकाला इन बिटवीन, जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिट स्टेट मेथड कहते हैं। तो हम नीचे इसको डिस्कस करेंगे। तो जो मेंबर्स हम इस स्ट्रक्चर से, इस मेथड से डिजाइन करते हैं, वो अनसर्विसेबल होते हैं एंड गिव्स नो आइडिया ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर एट प्लास्टिक स्टेज। और प्लास्टिक स्टेज में स्ट्रक्चर का क्या बिहेवियर है, उसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं देता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड, जिसको हम प्लास्टिक स्टेज मेथड भी कहते हैं या स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। इट फुलफिल्स बोथ द सर्विसेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, हमारे पास जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से स्ट्रक्चर को डिजाइन करते थे, वो सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता था। अल्टीमेट लोड मेथड से स्ट्रक्चर को डिजाइन करते थे, वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को फुलफिल करता था। लेकिन अब हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए था जो दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर सके। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करें, वो सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करे और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को भी फुलफिल करे। तो दिस इज द ओनली मेथड विच फुलफिल्स बोथ द कंडीशन। जो दैट्स द ओनली रीजन इन नाउअडेज मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन्ड बाय यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। इट इज अ कंप्रोमाइज ऑफ बोथ WSM एंड ULM। तो ये इन दोनों मेथड्स का कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज का मतलब जो दोनों इनके प्लस पॉइंट्स थे, उन दोनों प्लस पॉइंट्स को सब करके हमने एक सिंगल मेथड बनाया, जिसको हम लिमिट स्टेट मेथड के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इसमें क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिजाइन लोड्स होनी चाहिए। सो इसका कहने का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, हमने पढ़ी थी पीछे कंक्रीट में, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम यही पढ़ते थे कि 95% चांसेस ये होते हैं कि जो हमारा स्पेसिमेन होगा, उसमें से सिर्फ 5% रिजल्ट ही हमारा फेल हो सकता है। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लोड ये होता है कि हम 95% हमारी ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जो लोड होगा, जो डिज़ाइन लोड होगा, वो एक्सीड नहीं होगा। जितनी उसकी वैल्यू है 95% हम उसमें ये
एड ऑन करके डिज़ाइन लोड हम वो पहले कंसिडर करते हैं कि वो कितना, उस हिसाब से फिर हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा लोड जो है वो इंक्रीज नहीं होगा जो स्ट्रक्चर पे लग रहा है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो डिज़ाइन लोड से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी ही होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन नहीं होगी एटलीस्ट उसके बराबर होनी ही होनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पे 10 किलो न्यूटन लोड लगने की प्रोबेबिलिटी है तो अगर हम जो स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे उसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट 10 किलो न्यूटन तो होनी ही होनी चाहिए। फिलहाल तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 10 के लिए अगर 10 उस पर लोड लग रहा है, हमें इसको कम से कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके 15 किलो न्यूटन तक डिज़ाइन करना, क्योंकि स्ट्रक्चर लोड जो है एक्सीड भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी तो रखते हैं हम, लेकिन फिर भी एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हम 10 की जगह इसको 15 के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो इसका यही कहने का यहाँ पे मतलब था कि हमारे पास जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होनी चाहिए इट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिज़ाइन लोड्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि इट हैज़ डिफरेंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिफरेंट लोड कंडीशन। अब देखो हमारे पास जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसमें सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी था डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए भी, लेकिन इसमें डिफरेंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए। इट यूजेज रिवर्सल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट से आगे जो भी रिवर्सल स्ट्रेंथ होगी मटेरियल की, ये मेथड उसको प्रॉपर्ली यूज करता है। इट गिव्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन दैट इज क्रीप, श्रिंकेज वगैरह। अब जो लिमिटेशन थी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, वो लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड जो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता है जो भी लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन हमारे पास क्रीप, श्रिंकेज वगैरह आती है। इट कवर्स द लिमिटेशन ऑफ बोथ WSM एंड ULM। तो जो भी लिमिटेशन थी WSM की वर्किंग स्ट्रेस मेथड की और अल्टीमेट लोड मेथड की, उन दोनों लिमिटेशंस को ये कवर करता है, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ WSM एंड ULM। दो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट बट क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शंस आर स्टिल पॉसिबल। अब देखो इसमें ये दोनों चीज़ों को हमें फुलफिल करता था, दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करता था, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया भी और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑलवेज अकर होते हैं, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। सेक्शन डिजाइन बाय दिस मेथड आर थिकर देन द सेक्शन डिजाइन बाय ULM। ये एक इसका, ये तो चलो मानते हैं एक टाइप का डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी है कि जो भी हम सेक्शन इससे डिजाइन करते हैं वो WSM से तो काफी थिनर होते हैं, लेकिन अल्टीमेट लोड मेथड से थिक होते हैं। अनरिलायबल विद द डिजाइन ऑफ वाटर रिटेनिंग एंड मैशनरी स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि WSM इज द ओनली मेथड विच वी कैन यूज फॉर द डिजाइन ऑफ वाटर रिटेनिंग एंड मैशनरी स्ट्रक्चर्स। इस मेथड से हम उनको डिजाइन नहीं कर सकते। अगर हम इस मेथड से डिजाइन करेंगे तो क्रैक्स के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उसमें, और लीकेज वगैरह के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उन स्ट्रक्चर्स में। इट कंसिडर वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ लोड विच में नॉट अकर ड्यूरिंग इट्स प्रोबेबिलिस्टिक डिजाइन। में जो हम क्या करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। अगर स्ट्रक्चर पे लोड 10 किलो न्यूटन आना होगा तो उसको हम कम से कम 15-16 के लिए डिजाइन करते हैं। अब वो चीज पॉसिबिलिटी है, वो एक टाइप की प्रोबेबिलिटी है, वो फ्यूचर में अकर हो भी सकता है, उस पर नहीं भी अकर हो सकता है। तो ये भी एक टाइप का डिसएडवांटेज ही है, तो हम इसको कह सकते हैं इट्स आल्सो है डिसएडवांटेज ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि इट डजंट यूज द फुल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। ये भी फुल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम को यूज नहीं करता है। ULM इज द ओनली मेथड विच यूजेस द फुल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। तो ये थी इसके हमारे पास कुछ लिमिटेशंस। ये थे हमारे पास 3 टाइप्स के डिजाइन मेथड्स जिनको हम यूज कर सकते हैं किसी भी RCC स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, WSM, ULM एंड लिमिट स्टेट मेथड। तो आई होप कि आपको ये तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। आजकल के टाइम में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड का ही यूज करते हैं, बिकॉज इट इज द ओनली मेथड विच फुलफिल्स बोथ द क्राइटेरिया दैट इज सर्विसिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। बाकी अगर हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना तब हम क्या करते हैं WSM को यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज से भी इंपॉर्टेंट टर्म। सो लिमिट स्टेट का मतलब क्या होता है कि इट इज एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी बिफोर फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर और सीजेस टू सर्व प्रॉपर्ली। लिमिट स्टेट के एक एक्सेप्टेबल लिमिट है किसी भी चीज की, जहां तक स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक सर्विसेबल रहेगा और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया दोनों को फुलफिल करेगा बिफोर फेलियर, दैट इज नोन एज लिमिट स्टेट। अब लिमिट स्टेट हमारे पास जनरली क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या होता है कि इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू वेरियस रीजन। अब जो भी स्ट्रक्चर हमारा वेरियस रीजन की वजह से फेल होता है वो हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या क्या हो सकता है, शेयर, टॉर्शन, कंप्रेशन वगैरह, एक्सेसिव बेंडिंग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या होता है कि इट मीन्स द सेफ लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शंस, क्रैकिंग एंड अदर सच रीजंस इवन इफ दे हैपन द स्ट्रक्चर इज सेफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे डिफ्लेक्शंस, क्रैकिंग वगैरह, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं और ये सेफ लिमिट होती है इन चीजों के लिए, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड अदर सच रीजंस। इसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्शंस, क्रैक्स, फायर रेजिस्टेंट, टोटल वाइब्रेशंस वगैरह के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम इस लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से। तो आई होप कि आपको ये चीज यहाँ से क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि लोडिंग कंडीशन हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। यहाँ पे हमारे पास लोड कॉम्बिनेशन क्या है, डेड लोड प्लस लाइव लोड।
तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड, लाइव लोड, ये अर्थक्वेक लोड या विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक या विंड लोड। तो जब डेड लोड और लाइव लोड अकर होगा तो इसके लिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5, लाइव लोड के लिए भी हमारे पास 1.5 है। लिमिट स्टेट में 1 और डेड लोड के लिए भी 1 और लाइव लोड के लिए भी 1। दूसरी लोडिंग कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड। अर्थक्वेक लोड या विंड लोड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अर्थक्वेक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज हमेशा याद रखना, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड कभी भी साइमल्टेनियसली स्ट्रक्चर पे अकर नहीं होते हैं। यहाँ तो एट टाइम अर्थक्वेक लोड उस पर अकर होगा या फिर विंड लोड उस पर अकर होगा, दे कांट अकर द साइमल्टेनियसली। तो ये लोडिंग कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी टाइप की हमारे पास लोडिंग कंडीशन हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब ये अर्थक्वेक लोड और डेड लोड स्ट्रक्चर पे एक्ट करेंगे तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारे पास होगा डेड लोड के लिए 1.5, अर्थक्वेक या विंड लोड के लिए होगा 0.9 से लेकर 1.5। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में 1 और 1 रहेगी यहाँ पे वैल्यू। तो थर्ड लोडिंग कंडीशन हमारे पास हो सकती है डेड लोड, डाई लोड, अर्थक्वेक या विंड लोड। तब हमारे पास क्या होगा 1.2, 1.2, 1.2 तीनों के लिए, यहाँ पे होगी 1, 1 और 0.8। तो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरियस जो डिजाइन फिलॉसफीज है, मतलब वी कैन से डेट की वेरियस मेथड्स विच यू यूज फॉर द डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। उसके बाद डिस्कस किया स्टील के, जैसे हमारे पास HYSG स्टील है, माइल्ड स्टील वगैरह है, वो हमने डिस्कस किया। लिमिट स्टेट के बारे में डिस्कस किया और लोडिंग कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू किसके लिए क्या वो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है हमारे पास बीम्स वगैरह के लिए। आपको पता है कि हमारे पास आरसीसी में यहाँ पे पढ़ने वाली चीज क्या है, इसमें सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखने हैं और इसमें डिजाइन स्टेप्स वहाँ पे जो फॉर्मुलाज मेन है वो हम वही डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी जो फिर उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट के रिलेटेड सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके उस डाउट पे वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड